नमस्कार साथियों। अभी हम लोग 25 केवी एसी ट्रैक्शन से जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है चैप्टर आपका अलग अलग है, चैप्टर वाइज आपका है जो भी आपने पढ़ा है अभी तक उसमें से जो टॉपिक है उसको टॉपिक वाइज मैं ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो इसको आप आराम से देखिए। चलिए, तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, ए न्यूट्रल सेक्शन इज प्रोवाइडेड इन OHE between 225 kV single phase 50 हर्ट्ज ट्रैक्शन सबस्टेशन ड्यू टू। बोला जा रहा है कि हम एक न्यूट्रल सेक्शन को प्रोवाइड क्यों करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक सिंपल सा लाइन में आपको दो तीन क्वेश्चन बन जा रहा है। बोला जा रहा है कि पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि जो ट्रैक्शन सिस्टम होता है उसमें हम कितना वोल्ट यूज करते हैं, तो 25 किलो वोल्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 25 किलो वोल्ट यूज करते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि सिंगल फेज यूज करते हैं कि थ्री फेज। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, तो ये भी आपका देखिए सिंगल फेज। फ्रीक्वेंसी की बात किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। जो तो यहाँ से तीन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे बस प्रश्न में दिए हुए हैं। अगर आप प्रश्न को भी ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें से भी आपको अच्छा खासा क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक, तो अब आते हैं हम लोग सवाल पे। तो बोला जा रहा है कि न्यूट्रल सेक्शन हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं OHE में, जब हमको दो मतलब बिटवीन 225 केवी सिंगल फेज फेज 50 हर्ट्ज ट्रैक्शन सबस्टेशन ड्यू टू। बोला जा रहा है क्यों प्रोवाइड करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन यही बोला है कि न्यूट्रल सेक्शन हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो याद कीजिए न्यूट्रल सेक्शन क्यों प्रोवाइड करते हैं। ये सेम क्वेश्चन आपके सेशन एग्जाम में भी पूछा हुआ है। मान लेते हैं ये कोई दो सब स्टेशन है और ये कोई एक लाइन मान लेते हैं हम, अप लाइन या डाउन लाइन किसी को भी आप मान लीजिए। यहाँ से हमने क्या किया, फीड किया यहाँ पे। अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे फीड किया, है ना। अब इधर से अलग फेज आ रहा होगा, कोई डिफरेंट फेज मान लीजिए कि यहाँ से Y और YB फेज आ रहा होगा, और यहाँ से आप मान लीजिए कि R और Y फेज आ रहा होगा। तो ये दोनों अगर सेम यहाँ से और यहाँ से आप क्या कर रहे हो, फीड कर रहे हो इस तरह से, तो ये बताइए कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगा कि नहीं फॉल्ट होने का। डेफिनेटली फॉल्ट होगा। अगर यहाँ पे फॉल्ट होगा तो हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ बीच में हमें क्या करना चाहिए, सेपरेट कर देना चाहिए। अर्थात कि इधर से सप्लाई आएगा बस इस पॉइंट तक आएगा, और इधर से जो सप्लाई आएगा बस इस पॉइंट तक आएगा, और यहाँ बीच में हम एक इंसुलेटर लगा देते हैं, कह लीजिए, जिसी को हम लोग कहते हैं कि न्यूट्रल सेक्शन। इस बीच में हमारा कोई भी सप्लाई नहीं रहता है। न्यूट्रल सेक्शन जो है आपको बता चुके हैं ऑलरेडी लेक्चर में, कन्वेंशनल टाइप भी होता है और शॉर्ट टाइप भी होता है उसमें से, है ना। उसका डिस्टेंस भी पूछा जाता है, 41.5 कुछ ऐसा डिस्टेंस होता है मीटर। ठीक है, इस बीच में हमारा कोई भी सप्लाई नहीं होता है। ब्रिजिंग इंटरप्टर का इस्तेमाल करके हम लोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्यों किए, अब ये हमारा एक जोन बट गया, इधर हमारा एक जोन बट गया। समझ में आई बात। तो पहला ऑप्शन देखिए, टू सेपरेट द जोन्स विच इज फीड बाय द एडजेसेंट सबस्टेशन एट अ डिफरेंट फेज। तो पहला आंसर ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब ये इसके पास भी डिफरेंट फेज है और इसके पास भी डिफरेंट फेज है। इस डिफरेंट फेज को हमें सप्लाई भेजना है, तो हम लोग क्या किए, दो जोन बना दिए, अलग अलग कर दिए, और दो जोन बना दिए मतलब सेपरेट कर दिए। एक इधर जोन और एक इधर जोन, दो जोन हो गया। तो वही चीज बोल रहा है कि दोनों जोन को हम क्या किए, सेपरेट कर दिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है आपका, नॉर्मली पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ अ सप्लाई ऑथोरिटी आर ऑफ। तो ये बोला जा रहा है कि पावर जो जनरेट किया जाता है ट्रांसमिशन सिस्टम में, मतलब जनरेशन स्टेशन में, जनरेटिंग स्टेशन कह लीजिए, और उसको जो ट्रांसमिट किया जाता है वो किस फॉर्म में किया जाता है, मतलब कि सिंगल फेज, टू फेज, थ्री फेज, या थ्री फेज एंड न्यूट्रल वायर। ये तो आसान है, आप आंसर कर सकते हैं बहुत आसानी से इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थ्री फेज। ठीक है, जहां भी आप देखिएगा, आप याद कीजिए, जनरेशन में पढ़े होंगे थर्ड सेमेस्टर में, तो 11 किलो वोल्ट क्या होता है, जनरेट किया जाता है करंटली, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना रहता है, 50 हर्ट्ज। और अगर फेज की बात किया जाए तो ये कौन सा रहता है, थ्री फेज। तो जनरेटिंग स्टेशन में जो जनरेट होता है वो कितना होता है, पावर मतलब थ्री फेज जनरेट होता है ना। ये वोल्टेज माइट भी डिफरेंट करता है, बट अभी प्रेजेंट टाइम में 11 के भी ही किलो वोल्ट जनरेट किया जा रहा है। ठीक, अच्छा, ट्रांसमिशन में आप अलग अलग वोल्ट को आप ट्रांसमिट कर सकते हो। इसी वोल्ट को स्टेप अप किया जाता है 132 में कह लीजिए, या 220 में कह लीजिए, या 400 में कह लीजिए, या 765 में कह लीजिए। कुछ इस तरह से, मतलब क्या होता है, हाई वोल्ट में इसको मतलब स्टेप अप किया जाता है और फिर इसको क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। बट ये सभी किस में होते हैं भैया, थ्री फेज में होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया आपका यहाँ पे कि क्या हो जाएगा, कि थ्री फेज हो जाएगा या फिर सिंगल फेज। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री फेज हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 kV AC ट्रैक्शन
सिस्टम नीड्स द सप्लाई ऑफ। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, जनरेट किए 11 केवी या जो भी वोल्टेज रहा होगा उसको हम जनरेट किए। हालांकि जनरली मैं बता दूं 11 केवी ही जनरेट किया जा रहा है करंटली। तो यहाँ पे बोला है जनरेशन जो भी रहा और ट्रांसमिट आप कर रहे हो 3 फेज में, तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो 25 केवी ट्रैक्शन सिस्टम होता है उसमें कैसा सप्लाई होता है। तो सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज एंड न्यूट्रल वाली, ये सब देखिए अगर आप क्लास में ढाई सही से अगर लेक्चर को सुने होंगे ना तो ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, ये इजीली आप आंसर खुद ब खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल फेज सप्लाई की जरूरत होती है ना। अभी तुरंत ऊपर में क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन ही पढ़ के आपको बताया था कि उसमें सीधा सीधा आंसर लिखा हुआ है। जस्ट यहाँ पे मैंने बताया था आपको 25 केवी सिंगल फेज 50 हर्ट्ज। सो यहाँ से आपका देखिए क्वेश्चन बन रहा है ना, 25 केवी ट्रैक्शन सिस्टम नीड्स सप्लाई ऑफ सिंगल फेज। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है सॉरी। अब देखिए, नॉर्मली पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ सप्लाई ऑफ द सप्लाई अथॉरिटी आर ऑफ अ 3 फेज टाइप। जो पावर जनरेशन होता है और जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है वो किस जनरली कैसा होता है, 3 फेज टाइप होता है। एंड इनकमिंग सप्लाई इज टेकन इन कंसेक्यूटिव 25 केवी एसी ट्रैक्शन सब स्टेशन ईज ऑफ डिफरेंट फेज इन रोटेशन। देखिए ये चीज भी आपको बताए होंगे आपको कि जो मैं अभी बता रहा था ना, ये मान लीजिए एक सब स्टेशन है, ये कोई दूसरा सब स्टेशन है, यहाँ पर से मान लीजिए कि एक कोई लाइन यहाँ पे फीड की है और फिर हमको एक दूसरा लाइन बनाकर बनाए हैं और यहाँ पे फीड किए। इसमें हमारा क्या होता है, आर वाई होता है, ये इसमें वाई भी, ये भी फिक्स नहीं है, बट इतना आप कह सकते हो कि ये फेज और ये फेज दोनों क्या होता है, डिफरेंट फेज होता है, राइट ना। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, इसी बीच में आपका क्या रहता है, एक न्यूट्रल सेक्शन बना हुआ रहता है। ठीक है, ये क्या रहता है, एक न्यूट्रल सेक्शन बना होता है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि इधर का जो लोड आपका, ये जो लोड आप यहाँ पे भेज रहे हो, मतलब ये जो लोड है यहाँ पे जो भी मतलब जिस टाइम ट्रेन रन कर रही होगी या फिर जो सप्लाई आप फीड कर रहे हो वो एचई या कॉन्टैक्ट वायर में, तो वहां पे क्या होता है कि जो लोड आप भेज रहे हो, ताकि अलग अलग हम ये बना रहे हैं ताकि जो लोड आप भेज रहे हो ना वो बैलेंस हो सके, बैलेंसिंग बना रहे। अगर मान लीजिए अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है, अगर अनबैलेंस होगा तो हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन में जो अल्टरनेटर लगा हुआ है ना, वहां पर भी हमारा फेज डिस्प्लेसमेंट होने के कारण हीटिंग बढ़ने लगेगा, और अगर हीटिंग बढ़ने लगा तो फिर आपका अल्टरनेटर भी डैमेज होने का चांसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है कि जो 3 फेज होता है उसको हम लोग अल्टरनेट, सिंगल फेज हम यूज करते हैं 25 के वी एसी ट्रैक्शन सिस्टम में, सिंगल फेज अगर यूज करते हैं तो तीनों फेज को हमें क्या है कि बराबर बराबर बांटना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये मतलब बनाते हैं। तो हम लोग क्यों बनाते हैं इसको, ताकि लोड को क्या रखें, हम बैलेंस करके रखें। ऑप्शन देखिए, बैलेंस द ट्रैक्शन लोड ऑन ईच फेज। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। लोड को क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नॉर्मली टू एडजेसेंट 25 केवी एसी ट्रैक्शन सब स्टेशन वर्क्स एज इन। ध्यान रखिएगा इसको, सेम क्वेश्चन, ये एक सब स्टेशन है, ये एक सब स्टेशन है ना, ये सब स्टेशन से इसको कोई मतलब नहीं है, इस सब स्टेशन से इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो ये अलग है और ये क्या है, अलग है। हम ऐसा कह लें कि ये सब स्टेशन इंडिपेंडेंट है इससे, या ये सब स्टेशन इंडिपेंडेंट है इससे, मतलब दोनों अलग अलग है। तो वही बोला जा रहा है कि दो एडजेसेंट 25 केवी का ट्रैक्शन सब स्टेशन जो आप बनाते हो वो वर्क करता है किस प्रकार से, पैरेलल, सीरीज, इंडिपेंडेंट, कैन नॉट से। देखिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ ध्यान रखिएगा, इसमें गलत मत मार के आइएगा, पैरेलल मत मार के आइएगा, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये वीवीआई कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन रेलवे, इन इंडियन रेलवे में व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिजिबल परसेंटेज ऑफ अनबैलेंस वोल्टेज इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, लगातार आप कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियसली कितना मैक्सिमम अनबैलेंस वोल्टेज है, कितना परसेंट अनबैलेंस वोल्टेज को हम अलाउ कर सकते हैं। ठीक, तो ये फैक्ट है, आपको लिखा भी दिए होंगे, डेटा है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये कितना हो जाता है, 5%, है ना, ये कितना होगा, 5%। इंस्टेंटेनियसली, ये टर्म ध्यान रखिएगा, इसी से आपको अलग अलग पूछेगा ऑब्जेक्टिव करके। इंस्टेंटेनियसली पूछेगा, फिर 2 मिनट में, फिर पूछेगा 6 मिनट में, फिर पूछेगा कंटिन्यूसली। तो ये आपका वैल्यू जो होता है ना, ये परसेंटेज चेंज करते जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंडियन रेलवेज व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिजिबल परसेंटेज ऑफ अनवायलेंस वोल्टेज फॉर 2 मिनट्स। अब देखिए इसको ध्यान रखिएगा, ये 2 मिनट्स में कितना अनवायलेंस वोल्टेज जो है मैक्सिमम होना चाहिए या हो सकता है, ऐसा बोलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर आपका 3%। ठीक, इंस्टेंटेनियसली अगर बात किया जाए तो कितना, 5%। अगर 2 मिनट की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 3%। ठीक है, और
अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इन इंडियन रेलवेज व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज ऑफ अनवाइलेंस वोल्टेज कंटिन्यूअसली। अगर लगातार की बात करें हम लोग, कंटिन्यूअसली बात करें तब कितना हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा आपका 2%। क्लियर। अब ये वैल्यू को याद रखिएगा, ये डाटा आपको सीधा सीधा पूछेगा, है ना। 5%, 3% और 2%। 5% किसमें, इंस्टेंटेनियसली, और 2 मिनट में कितना, 3%, और फिर आपको कंटिन्यूसली की बात करा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस ऑफ OHE सेक्शन बिटवीन फीडिंग पोस्ट एंड SSP और SSP एंड मतलब SSP और SSP एंड SSP और SSP एंड SP यहाँ पे बोला जा रहा है। देखिए ये दोनों सेम चीज है, SSP एंड SSP। अब दो SSP के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो मतलब सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट की बात कर रहा है। तो फीडिंग पोस्ट, सब सेक्शनिंग पोस्ट, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, यहाँ पे भी हो जाएगा सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, यहाँ पे सब सेक्शनिंग एंड पोस्ट और सेक्शनिंग पोस्ट कह लीजिए इसको, ठीक है। ये सेक्शनिंग पोस्ट हो जाता है। ये सब टर्म याद रखिएगा, सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव पूछ देगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSP, आपको लिख के दे देगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बोला जा रहा है कि दो फीडिंग पोस्ट और SSP के बीच में, या दो SSP के बीच में, या एक SSP और SP के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए। ये भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब सेक्टर बोलते हैं, ठीक है, सब सेक्टर बोलते हैं। जैसे ये एक सब स्टेशन हो गया, ये भी एक सब स्टेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपका, यहाँ फीडिंग पोस्ट से सप्लाई दिए, फीड किए, यहाँ से आप क्या किए, ऐसे बना दिए यहाँ से, तो यहाँ तक की बात किया जाए तो ये हमारा क्या हो जाता है, सेक्शन। अब इसी को पार्ट वाइज बांटते हैं हम लोग, तो कह लेते हैं उसको हम क्या, सब सेक्शन। और इसी सब सेक्शन को फिर हम छोटे छोटे पार्ट में बांटते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, एलिमेंट्री सेक्शन। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री सेक्शन, ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री सेक्शन। क्लियर है आपका। तो उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वही चीज पूछा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब सेक्टर बोलते हैं। कोई फीडिंग पोस्ट और SSP के बीच के डिस्टेंस हो, या दो SSP हो, या एक SSP या सेक्शनिंग पोस्ट हो, उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सब सेक्टर। ये सब आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपका ठीक ठाक बन जाएगा और आपसे पूछा भी जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है क्या, देखिए, द डिस्टेंस ऑफ OHE सेक्शन बिटवीन FP एंड SP, मतलब फीडिंग पोस्ट और सेक्शनिंग पोस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं। क्लियर, बताइए। ये भी बताया हुआ आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर। फीडिंग पोस्ट और सेक्शनिंग पोस्ट, देखिए ये हमारा फीडिंग पोस्ट और ये हमारा सेक्शनिंग पोस्ट, तो इसको हम लोग क्या बताए थे आपको, सेक्शन कह लीजिए या सेक्टर कह लीजिए, ठीक ना, सेक्टर। अब तो आसानी समझ गए होंगे। ये हमारा न्यूट्रल सेक्शन से लेकर के फीडिंग पोस्ट के बीच में, अब ये हमारा सेक्शन हो जाता है, ठीक ना, यहीं पे हम लोग इसको न्यूट्रल सेक्शन लगाते हैं, तो इसको आप सेक्टर कह सकते हो या सेक्शन कह सकते हो। अब सेक्शन को बांटेंगे तो उसको हम लोग अलग अलग SSP में बांटेंगे, सब सेक्शनिंग पैरेललिंग पोस्ट जिसको बोलते हो, तो वो हमारा हो जाता है सब सेक्टर, राइट ना। उसके बाद फिर आप बांटोगे एलिमेंट्री सेक्शन में, तो इस तरह से बांटा जाता है। नेक्स्ट देखिए, द डिस्टेंस ऑफ OHE सेक्शन फॉर विच ए ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर विल फीड पावर इन इमरजेंट कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन में जहां पावर फीड किया जाता है, तो उस मतलब ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन अब देखिए, फीडिंग लेंथ, फीडिंग जोन, या सेक्टर, या सब सेक्टर। क्लियर। देखिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं फीडिंग लेंथ, है ना, फीडिंग लेंथ। इसका मतलब क्या, ये यहाँ पे ट्रांसफार्मर होगा और यहाँ से लेके यहाँ जो हम फीड कर रहे हैं इसके बीच का लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, फीडिंग लेंथ बोलते हैं। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ OHE सेक्शन फॉर विच ए ट्रांसफार्मर विल फीड पावर इन नॉर्मल कंडीशन इज कॉल्ड। ये सब टर्म है आपका, इलेक्ट्रिकल टर्म है, और इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, बताइए आसानी से। इसको बोलते हैं हम लोग फीडिंग जोन। क्या बोलते हैं हम लोग, फीडिंग जोन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा होगा, इसको ध्यान रखिएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ OHE which can be isolated through remote control by TPC। अब पहले तो आप TPC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर। अब ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर से ही जो भी ऑपरेट किया जाता है, चाहे इंटरप्टर हो या सर्किट ब्रेकर, अगर रिमोटली करना हो तो यहाँ से ऑपरेट किया जाता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा इसको। वही बोला जा रहा है कि वो शॉर्टेस्ट सेक्शन ऑफ OHE, जो OHE का सबसे छोटा सेक्शन जिसको कि आइसोलेट किया जाता है रिमोट कंट्रोल से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं हम लोग सब सेक्टर।
उसको क्या बोलते हैं, सब सेक्टर। अब समझिएगा इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में दोनों समझिएगा, ये क्वेश्चन दोनों आपका पूछा हुआ है, और अगर पूछेगा तो डेफिनेटली गलती होने का चांसेस क्या होगा आपका ज्यादा रहेगा, ठीक है, सब सेक्टर और एलिमेंट्री सेक्शन में। क्लियर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिमोट कंट्रोल बाय टीपीसी बोल रहा है ना, उसको आइसोलेट कर रहा है कैसे, रिमोट कंट्रोल बाय टीपीसी। तो उस टीपीसी के द्वारा जो होगा वो कहाँ से, वो जो कंट्रोल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सब सेक्टर बोल रहे हैं। अब समझिएगा, शॉर्टेस्ट सेक्शन ऑफ ओ एच ई विच कैन बी आइसोलेटेड मैनुअली, अगर उसको मैनुअली हम ऑपरेट करें, याद कीजिए कि हम लोग बनाते थे वहां पे इंटरप्टर लगाते थे या आइसोलेटर लगा करके हम लोग बनाते थे ओवरलैप, याद कीजिए ओवरलैप वगैरह बनाते थे, है ना, तो उन सब का इस्तेमाल करते। तो ओवरलैप में हम लोग अलग अलग प्रकार का पढ़े थे, याद कीजिए, इंसुलेटेड ओवरलैप, अनइंसुलेटेड ओवरलैप। तो इस तरह से हम लोग क्या बांट के रखते थे, ब्रिजिंग इंटरप्टर के सहारे हम लोग ऑपरेट बांटते थे कि अलग अलग सेक्टर बना, छोटा छोटा पार्ट में हम लोग बांट दिए थे पूरी लेंथ को, जितना भी लाइन था जितना लंबा उसको सब बांट ही रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि जो शॉर्टेस्ट सेक्शन होगा वो एच का, और जिसको कि हम आइसोलेटेड द्वारा मतलब आइसोलेट कर सकते हैं मैनुअली विद द हेल्प ऑफ आइसोलेटर, कह लीजिए आइसोलेटर ही लगा होता है इंसुलेटेड ओवरलैप में, है ना, इंसुलेटेड ओवरलैप में। तो अगर आइसोलेटेड मैनुअली हम उसको आइसोलेट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री सेक्शन, ठीक है। इस दोनों क्वेश्चन को आप सही से कर लीजिएगा, 13 और 14 दोनों में सवाल आपके पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इंटरप्टर और सर्किट ब्रेकर कैन बी ऑपरेटेड थ्रू, इंटरप्टर या फिर सर्किट ब्रेकर ऑपरेट किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा दोनों दिया हुआ है, एक नहीं है। तो रिमोट कंट्रोल से, बिल्कुल इंटरप्टर को आप रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर सकते हो, लोकल कंट्रोल बाय टीएसएस ऑपरेटर, भैया सर्किट ब्रेकर को भी आप यहां से ऑपरेट कर सकते हो। अच्छा सर्किट ब्रेकर है तो इसको आप ऑटोमेटिकली और मैनुअली दोनों ऑपरेट कर सकते हो, राइट ना। तो यहाँ इंटरप्टर और सर्किट ब्रेकर लिखा हुआ है, समझिएगा इस चीज को ध्यान से, है ना। जैसे इंटरप्टर को भी आप कह सकते हो कि नॉन ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर सब हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा आपका, क्लियर। तो जो इंटरप्टर होगा या फिर सर्किट ब्रेकर होगा, दोनों को हम कंबाइन करके बात कर रहे हैं, तो दोनों में कह सकते हैं कि रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जाता है, और फिर आप कह सकते हो कि सर्किट ब्रेकर जो है मैनुअली और लोकल कंट्रोल बाय टीएसएस, टीएसएस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ट्रैक्शन सबस्टेशन, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसोलेटर कैन बी ऑपरेटेड थ्रू, अब देखिए सिंपल आइसोलेटर, सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटर पूछा जा रहा है, तो आइसोलेटर को आप कैसे ऑपरेट कर सकते हो, रिमोट कंट्रोल से या लोकल कंट्रोल बाय टीएसएस ऑपरेटर या मैनुअली और ऑल ऑफ दी। देखिए आइसोलेटर जो होता है ना उसको आप मैनुअली ऑपरेट करते हो, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, इसको हम मैनुअली ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरप्टर क्या है, इंटरप्टर इज ए, बोला जा रहा है कि इंटरप्टर क्या है। देखिए इंटरप्टर जो है सर्किट ब्रेकर ही होता है बट नॉन ऑटोमेटिक टाइप होता है, आपको ऑलरेडी बताया है, लिखाए भी होंगे परिभाषा इसका। तो ये नॉन ऑटोमेटिक टाइप सर्किट ब्रेकर है, इंटरप्टर क्या है, नॉन ऑटोमेटिक टाइप सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या बोला जा रहा है, नॉर्मली ब्रीजिंग इंटरप्टर एट एस पी आर इन, जो ब्रीजिंग इंटरप्टर लगाया जाता है सेक्शनिंग पोस्ट पे, है ना, सेक्शनिंग पोस्ट पे जो ब्रिजिंग इंटरप्टर लगाया जाता है वो क्या रहता है, नॉर्मली क्लोज पोजीशन में रहता है, ओपन पोजीशन में रहता है, या फिर आप इसको व्हेन ट्रैक्शन लोड इंक्रीज देन क्लोज ब्रिजिंग इंटरप्टर, अगर लोड ट्रैक्शन का लोड अगर बढ़ जाए तब हम जा करके ब्रिजिंग इंटरप्टर को क्लोज करते हैं, या फिर ट्रैक्शन लोड घट जाए तब जा करके हम ब्रिजिंग इंटरप्टर को क्लोज करते हैं, क्लियर। तो ये क्या रहता है, हमेशा का हमेशा ये ओपन पोजीशन में ही रहता है, क्या रहता है, ओपन पोजीशन में रहता है, जब हमें जरूरत पड़ेगा उस टाइम में हम इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा है बहुत ज्यादा बट पूछेगा नहीं, बट पढ़ लीजिए एक बार इसको। नॉर्मली इंसुलेटेड ओवरलैप इज एम्प्लॉयड अपोजिट टू एफपी, अब ये क्वेश्चन इसको भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इंसुलेटेड ओवरलैप जो होता है कहाँ पे पोजिशन किया जाता है, और आपसे दे देगा ऑप्शन में ये अपोजिट एफपी, इन फ्रंट ऑफ एफपी, मतलब एफपी मैंने फीडिंग पोस्ट, है ना, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इंसुलेटेड पोस्ट हमेशा एफपी के अपोजिट में रहता है। नेक्स्ट कहता है व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन, हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए व्हेन एडजेसेंट टीएसएस सप्लाई इज एक्सटेंडेड अप टू फीडिंग पोस्ट, अप टू एफपी बाय क्लोजिंग ब्रीजिंग इंटरप्टर एट एसपी, जब आप
किसी भी ट्रैक्शन सब स्टेशन से एक्सटेंशन ले रहे हो, मतलब उससे सप्लाई, दूसरे से सप्लाई को एक्सटेंड करना चाह रहे हो, या ऐसा समझ लो कोई एक सब स्टेशन खराब हो गया, वहां से सप्लाई नहीं आ पा रही है और आप दूसरे सब स्टेशन से ही सप्लाई लेना चाह रहे हो। जैसे ये एक सब स्टेशन है और ये एक सब स्टेशन, यहाँ सप्लाई आपका ये क्या रहेगा, यहाँ न्यूट्रल सेक्शन रहेगा ऐसे। तो मान लो कि ये खराब हो गया, ये डैमेज हो गया, फॉल्टी हो गया, तो आप इधर से ही सप्लाई लोगे। तो उस टाइम में हम क्या कर रहे हैं, ब्रिजिंग इंटरप्टर को क्लोज करना रहता है। तो जब हम क्लोज कर रहे होंगे तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, राइट ना। तो ऑप्शन देखिए, हैंडेड ओवर ए कॉशन ऑर्डर टू ड्राइवर और लोअर द पेंटो बिफोर अप्रोचिंग इंसुलेटेड ओवरलैप एट अ फीडिंग पोस्ट। देखिए ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि न्यूट्रल सेक्शन हो चाहे ओवरलैपिंग हो, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि न्यूट्रल सेक्शन हो चाहे ओवरलैपिंग हो, दोनों के कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका ड्राइवर होता है, जो ड्राइवर होता है उस ड्राइवर को हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। मतलब अब इन्फॉर्म कैसे करते हैं, तो वहां पे साइन बोर्ड लगा हुआ होता है ना, वहां पे क्या लगा हुआ होता है, साइन बोर्ड लगा हुआ होता है। और उस साइन बोर्ड को देख करके जो ड्राइवर होता है वो समझ जाता है कि आगे हमारा इंसुलेटेड ओवरलैप है या फिर मान लीजिए न्यूट्रल सेक्शन है, और वहां पे आप साइन लगा करके मतलब लगा देते हो कह लो कि ताकि जो ड्राइवर है वो आसानी से समझ जाए। और पेंटोग्राफ जो है वो डाउन कर दे, पेंटोग्राफ हमेशा क्या करेगा, नीचे की ओर कर देगा, ठीक है ना, पेंटोग्राफ नीचे की ओर कर देगा। तो यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है आपको कि हम लोग क्या करेंगे, मतलब हैंडेड ओवर ए कॉशन ऑर्डर, मतलब ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि मतलब इन्फॉर्मेशन क्या, वहां पे साइन बोर्ड लगा हुआ रहता है, सीधा सीधा इस तरह से समझिए, वहां पे साइन बोर्ड लगा रहता है और उसी साइन बोर्ड को देखते हुए क्या होता है कि पेंटोग्राफ को डाउन कर लेता है ऑब्वियसली। तो यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अ मेन एडवांटेज ऑफ अ सर्किट ब्रेकर ओवर इंटरप्टर। इंटरप्टर और सर्किट ब्रेकर आपको ऑलरेडी बताया कि इंटरप्टर भी इज नथिंग बट आप कह सकते हो कि सर्किट ब्रेकर ही है बट नॉन ऑटोमेटिक है ना, इसमें ऑटोमेटिक नहीं किया जा सकता। तो सर्किट ब्रेकर का इस इंटरप्टर के ऊपर क्या एडवांटेज है, आइसोलेटेड बाय रिमोट कंट्रोल, क्लियर, लेस मेंटेनेंस, उसके बाद ऑटोमेटिक ट्रिप द सर्किट व्हेन फॉल्ट अकर्ड, या डी ऑल ऑफ द अबव। बताई दीजिए इसमें। ये देखिए क्या होता है, सर्किट ब्रेकर आप जानते हैं ऑटोमेटिकली भी ट्रिप करता है, कभी भी फॉल्ट होता है ऑटोमेटिकली क्या होता है, ट्रिप कर जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, ऑटोमेटिक ट्रिप द सर्किट व्हेन फॉल्ट अकर्ड, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द OHE, what will be the OHE impedance for tracks single track without return conductor। अब ध्यान दीजिए ये भी आपका डेटा है, याद करने वाली चीजें हैं कि अब याद रखिएगा कितना होता है, ये सब वैल्यू चेंज नहीं करेगा, प्रेजेंटली इतना होना चाहिए भैया, ध्यान रखिएगा। तो बोला जा रहा है कि OHE का इम्पीडेंस कितना होगा सिंगल ट्रैक के लिए, वो भी उसमें रिटर्न कंडक्टर नहीं लगा हुआ है तब। तो ये इस वैल्यू को आप क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 0.41 अब्लिक 70 डिग्री ओम पर किलोमीटर, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द OHE इम्पीडेंस फॉर डबल ट्रैक विदाउट रिटर्न कंडक्टर। अभी भी सेम है बट यहाँ पे क्या था, विदाउट रिटर्न कंडक्टर, यहाँ भी विदाउट रिटर्न कंडक्टर। अंतर क्या है, यहाँ पे सिंगल ट्रैक था और यहाँ पे क्या है, डबल ट्रैक है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, है ना। इसका आंसर हो जाएगा, इम्पिडेंस कम हो गया भैया आपका 0.24 पर 70 डिग्री ओम पर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द OHE इम्पिडेंस फॉर सिंगल ट्रैक विथ रिटर्न कंडक्टर। अभी आप देख रहे थे सिंगल ट्रैक और डबल ट्रैक विदाउट रिटर्न कंडक्टर। रिटर्न कंडक्टर सर्किट कंप्लीट करने के लिए होता है, आपको बताया होंगे जब सब मतलब OHE वाला पार्ट बता रहे होंगे आपको, या सब स्टेशन जब पढ़ा रहे होंगे ना, तो उस टाइम में मैंने आपको बताया होगा कि एक डायग्राम बना करके कि रिटर्निंग कंडक्टर जो होता है कहाँ से लिया जाता है, ट्रांसफार्मर से भी आप रिसीव कर सकते हो, है ना, अलग से। तो यहाँ पे होगा, या फिर आपका ट्रैक जो होता है वहां से रिटर्न कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है विद रिटर्न कंडक्टर और विदाउट रिटर्न कंडक्टर, है ना। तो अब यहाँ पे हम सिंगल ट्रैक की बात कर रहे हैं विद रिटर्न कंडक्टर, तो उसका इम्पिडेंस कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कितना, 0.70 कह लीजिए अब्लिक 70 डिग्री ओम पर किलोमीटर, राइट। ध्यान रखिएगा इस वैल्यू को, ठीक है। हालांकि अभी तक पूछा तो नहीं है बट हम पूछ सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द OHE इम्पिडेंस फॉर डबल ट्रैक विथ रिटर्न कंडक्टर। अब यहाँ पे फिर देखिए रिटर्न कंडक्टर के मतलब साथ में बोल रहा है किसके लिए भैया, डबल ट्रैक के लिए, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या,
0.43 पर और 70 डिग्री ओम पर किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। व्हाट विल बी द बूस्टर ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस। अब बूस्टर ट्रांसफार्मर कहाँ लगाया जाता है, आप देखते होंगे जब कभी ट्रेन से सफर कर रहे होते हैं ना, तो पोल जो होता है या मास्ट उसको जो बोलते हैं हम लोग, है ना, मास्ट के ऊपर में कहीं ना ऊपर में ऐसे करके यहाँ पे कोई ट्रांसफार्मर लगाया रहता है, तो ये भी हमारा क्या कहलाता है, बूस्टर ट्रांसफार्मर, है ना, ये भी क्या कहलाता है, बूस्टर ट्रांसफार्मर, है ना। ये मास्ट के ऊपर में ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ, तो ऐसा देखेंगे बहुत जगह देखेंगे आप, अगर कभी ध्यान दीजिएगा, या देखे भी होंगे ध्यान नहीं दिए होंगे, बट इस बार अब जाइएगा देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बूस्टर ट्रांसफार्मर। तो इस बूस्टर ट्रांसफार्मर का इम्पिडेंस कितना होता है, ठीक, इस बूस्टर ट्रांसफार्मर का इम्पिडेंस होता है 0.15 ओम। कितना होता है, 0.15 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द बूस्टर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेशियो बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है बूस्टर ट्रांसफार्मर में लगा हुआ, उसका वाइंडिंग रेशियो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1:1, है ना, 1:1 रहता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्टैक्ट वायर इज कनेक्टेड विथ प्राइमरी ऑफ अ बूस्टर ट्रांसफार्मर। जो कॉन्टैक्ट वायर रहता है वो प्राइमरी ऑफ बूस्टर ट्रांसफार्मर से कनेक्ट किया जाता है, किस पद्धति में कह लीजिए या किस सीक्वेंस में कह लीजिए, तो सीरीज में, पैरेलल में, या बोथ सीरीज एंड पैरेलल, या कैन नॉट से। तो यहाँ पे रहता है किस में कनेक्ट रहता है भैया, तो पैरेलल में कनेक्ट रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको गलत मत करके आइएगा, ऐसा नहीं कि आप सीरीज पैरेलल दोनों मार के आइएगा। सो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बूस्टर ट्रांसफार्मर लोकेशन इन 25 केवी एसी ट्रैक्शन सिस्टम विद रिटर्न कंडक्टर। अगर मान लीजिए कि कोई दो कंसेक्यूटिव बूस्टर ट्रांसफार्मर, माने कि कोई कहीं पे लगा है, हम नहीं जान रहे हैं कहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, नहीं पता है कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ, तो मान लेते हैं ये एक मास्ट है और ये एक मास्ट है, यहाँ पे भी आपका बूस्टर ट्रांसफार्मर लगा है, यहाँ पे भी आपका क्या है, बूस्टर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कुछ इस तरह से समझ लीजिए आप, है ना। ये दो बूस्टर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो ये जो मतलब कंसिक्यूटिव है दो बूस्टर ट्रांसफार्मर, इस दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रहा होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि इस बीच में और कोई मास्ट नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, है ना, और भी बहुत सारे मास्ट होंगे, बट ये जो बूस्टर ट्रांसफार्मर है हर मास्ट पे तो नहीं लगाया जाएगा, है ना। तो जो दो बूस्टर ट्रांसफार्मर लगाया जाता है उस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको, 2.66 किलोमीटर, तो हर 2.66 किलोमीटर पे लगभग लगभग आपका क्या होता है, बूस्टर ट्रांसफार्मर को लगाया जाता है। क्लियर, 2.66 किलोमीटर, है ना। अब इस बीच में नंबर ऑफ मास्ट होंगे, आप इस चीज को ध्यान रखिए, बट ये भी ध्यान रखिएगा विद रिटर्न कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये समझिएगा, आप कहीं देखे होंगे कि कहीं कहीं आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलता है ना, कहीं नंबर लिखा हुआ मिलेगा या कहीं इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो ये सब क्या है, इस चीज को आप समझ लीजिए थोड़ा सा। हालांकि ये एग्जाम में अभी तक तो पूछा नहीं है, बट समझ लीजिए, काम ही देगा कहीं ना कहीं। इन 25 केवी एसी टीएसएस एसी ट्रैक्शन सब स्टेशन द 25 केवी ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर आर गिवन स्टैंडर्ड नंबर ऑफ मैनर ऑफ। अब देखिए, जो ड्राइंग बनाया जाता है या कहीं लिखा, मतलब जो कंपोनेंट इंस्टॉल किया जाता है वहां पे तो लिखा नहीं मिलेगा आपको कि सर्किट ब्रेकर है। अब एक सर्किट ब्रेकर तो होगा नहीं, वहाँ नंबर ऑफ सर्किट ब्रेकर होगा, है ना। अलग अलग लगाए जाएंगे तो नंबर ऑफ सर्किट ब्रेकर होगा। अब नंबर ऑफ सर्किट ब्रेकर होंगे तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सर्किट ब्रेकर है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, नंबरिंग किया जाता है ना। या फिर कह लीजिए कि एक तरह से सर्किट ब्रेकर का क्या है, नामांकन किया जाता है ताकि आइडेंटिफिकेशन में आसान रहे। तो किस सीक्वेंस में करते हैं, तो उसको जो सर्किट ब्रेकर होता है उसमें लिखा रहेगा आपको 100 या 102 104 कुछ इस तरह से ऐसा लिखा रहेगा, इवन नंबर, ध्यान रखिएगा ये और नहीं जाएगा आपका। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, इस तरह से लिखा मिलेगा 100 102 104 105। तो इस हिसाब से आप, या पहला सर्किट ब्रेकर है उस पर 100 लिखा रहेगा, मतलब ये पहला सर्किट ब्रेकर है, फिर दो लिखा 102 मिलेगा, समझिएगा ये दूसरा सर्किट ब्रेकर है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर्किट ब्रेकर को, और उसके हिसाब से अगर आप ड्राइंग वगैरह देखेंगे तो आप लोकेशन भी इजिली फाइंड कर लीजिएगा कि कौन सा सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट आया है और वो कहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नंबर प्लेट ऑफ OHE स्ट्रक्चर फॉर अप लाइन विल बी सच एज। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि नंबर प्लेट जो होता है वो अप लाइन या डाउन लाइन दोनों के लिए लगा होता है। तो ये क्या होता है, क्या सीक्वेंस करता है, जैसे इस तरह से आपको दे दिया है, तो इसमें इसका क्या मतलब होता है, जैसे समझिए इस चीज को, इसका मतलब होता है
कि यहाँ पे दो शब्द है, आप जान रहे हैं, एक तो न्यूमिनेटर होगा, एक क्या होगा, डेनोमिनेटर। तो ये ऐसे मान लीजिए, ऐसे ही समझ लीजिए, ये 75 ऑब्लिक हम 12 लिख दिए है, ठीक है, ऑब्लिक या बटे कह लीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूमिनेटर, और ये क्या हो गया हमारा डेनोमिनेटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है कि कोई एक लाइन है जिसका डिस्टेंस कितना है, 75 किलोमीटर। समझिएगा, कोई एक लाइन है जिसका डिस्टेंस कितना है, 75 किलोमीटर है। अब उस 75 किलोमीटर में मान लीजिए कि ऐसे करके कोई एक डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस का कितना, मतलब कितने किलोमीटर का लाइन है, सब मान लेते हैं ये है 75 किलोमीटर का, है ना, ये क्या है, 75 किलोमीटर। तो इस बीच में नंबर ऑफ मास्ट लगा हुआ होगा, होगा ना। तो हर मास्ट के ऊपर क्या किया जाता है, नंबरिंग किया जाता है, ताकि कभी भी फॉल्ट वगैरह हो तो किस मास्ट के पास हुआ हुआ है, या मतलब नंबर अगर पता रहे तो आसानी से हम डायरेक्ट उस मास्ट के पास में ही पहुंचेंगे। अगर नंबर नहीं पता रहेगा तो हर मास्ट के पास में हमको जाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है कि हर मास्ट का नंबरिंग कर दिया जाता है। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं ना, जो ब्रिज वगैरह बनाया जाता है ना, तो उसमें भी देखिएगा जो पिलर बनाया जाता है उन सब में नंबरिंग किया रहता है, पिलर नंबर डाला हुआ रहता है, ताकि पता चले कभी भी कुछ हो ना तो पिलर नंबर के पास में आप आसानी से पहुंच करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेम सीक्वेंस यहाँ पे भी समझ लीजिए, जो मास्ट होता है उस मास्ट पे नंबर लिखा हुआ रहता है कि कितना है। तो ये जो डेनोमिनेटर में रहता है वो आपका नंबर ऑफ मास्ट ही बताता है कि उसमें कितना लगाया जाता है। अब इसमें देखिए कि जो नंबर ऑफ मास्ट होते हैं ना, वो मास्ट का अलग अलग कह लीजिए। अब अप लाइन अलग है, डाउन लाइन अलग है। तो अप लाइन के लिए मास्ट क्या होगा, डाउन डाउन लाइन के लिए मास्ट क्या होगा, ये सब भी आपको क्या है पता चलेगा तब तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि जो नंबर प्लेट लगा रहता है OHE स्ट्रक्चर में फॉर अप लाइन, वो किस सीक्वेंस में रहता है, वो कैसे लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिए, जो अप लाइन की बात करेगा तो ये इस सीक्वेंस में रहता है, समझिएगा इस चीज को, 75/13, 75/15, 75/17, इस तरह से, मतलब ये ऑड नंबर रहेगा। अर्थात यहाँ पे समझिए ऑप्शन सी का मतलब ये है कि कोई 75 किलोमीटर का लाइन होगा, है ना, ये कितने का होगा, ये 75 किलोमीटर का लाइन होगा। इस पे नंबर ऑफ मास्ट होगा बना हुआ, और इस नंबर ऑफ मास्ट का नंबरिंग जो होगा कुछ इस प्रकार से किया रहा होगा। यहाँ से कर लेते हैं, मतलब और नंबर मान लीजिए 13, 15, 17, ध्यान रखिएगा। अब ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये ऑड नंबर लिख रहे हो 13, 15, 17, ये अप के लिए है कि डाउन के लिए, तो किसके लिए है ये पता चल गया आपको, अप के लिए है, राइट ना, किसके लिए है, अप के लिए। अब अगर डाउन के लिए पूछेंगे तब सिंपल इवन नंबर कर देते हैं। सेम क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, नंबर ऑफ अ प्लेट ऑफ OHE स्ट्रक्चर फॉर डाउन लाइन विल बी सच दैट, जो डाउन लाइन होगा उसका नंबर ऑफ प्लेट किस प्रकार से रहेगा। सेम देखिए 75 75 मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि 75 हमारा कॉमन है। 75 का मतलब ये हमारा टोटल लाइन का डिस्टेंस है, ठीक ना, लाइन का डिस्टेंस है। तो जो नंबरिंग ऑफ पोल होगा वो कैसा होगा, ध्यान दीजिए, 12, 13, 14 लिखा हुआ है, ये इसको हटाइए, 13, 15, 17 तो अभी आप जान गए अप लाइन के लिए होगा, पूछ किसके लिए रहा है, डाउन के लिए। अब यहाँ पे आता है 75, 12, 75, 14, 75, 16, देखिए ये इवन नंबर है ना, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ये होगा क्या, इवन नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, डाउन के लिए इवन, अप के लिए ऑड, 12, 14 वहां पे था, 13, 15 कुछ इस तरह से था, क्लियर ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यही यही सवाल आपको आगे है पूछा गया, देखिए इस चीज को समझिए, फॉर 70/3, 70 मतलब 70/3 लिखा हुआ है नंबर प्लेट, न्यूमिनेटर सोज द किलोमीटर डिस्टेंस, ये जो न्यूमिनेटर है 70, ये दिखा रहा है क्या, किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेशन, वाइल डेनोमिनेटर सोज दी। अब देखिए यहाँ पे जो 12, 14 की ये ऐसा नहीं कि यहीं से स्टार्ट होगा भैया, ये इवन 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 4 से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और वो मतलब जो अप के लिए रहेगा तो वहां पे आप 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1, 3, 5 इस तरह से होगा, 12 तारीख तो ये सीक्वेंस बताया हुआ, ठीक ना। हाँ, तो इस पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, फ्रॉम स्टार्टिंग वाइल डिनोमिनेटर सोच द, डिनोमिनेटर क्या बता रहा है ये बताइए। पहले तो ये फाइंड कीजिए, ये 3 लिखा हुआ है ना, तो ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, पहले इस चीज को जानिए आप। ऑड नंबर है, और ऑड नंबर जो है ये किसके लिए होता है, अप के लिए होता है ना, ऑड नंबर अप के लिए होता है। अप के लिए क्या होता है भैया, नंबर ऑफ अ पोल। तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा, ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है आपका क्या क्या, सीरियल नंबर ऑफ अ मास्ट, सीरियल नंबर ऑफ अ मास्ट तो होगा भैया, ये पीछे वाला भी बताए थे, सीरियल नंबर ऑफ मास्ट है ऑफ 70 किलोमीटर पोस्ट ऑफ अप लाइन। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है अप लाइन के लिए है, नेक्स्ट में पूछेगा ये डाउन लाइन के लिए है, ठीक। तो अब बता दीजिए किसके लिए हो जाएगा, ये अप लाइन के लिए। अभी तुरंत आपको मैंने बताया था कि अप के लिए क्या होता है, ऑड कंसीडर करते हैं, और डाउन के लिए हम लोग इवन कंसीडर करते हैं। जस्ट ये वाला क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों बताए थे ना,
तो वही चीज़ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सीरियल नंबर ऑफ अ मास्ट ऑफ अ 70 किलोमीटर पोस्ट ऑफ अप लाइन। अप लाइन में इस प्रकार का सीक्वेंसिंग आपको या नंबरिंग किया हुआ मिलेगा। नेक्स्ट ये समझ लीजिए, 470/14 नंबर ऑफ प्लेट शोज द किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेशन। सेम चीज है, यहाँ पे बता दीजिएगा वाइल डिनोमिनेटर शोज दैट। अब बता दीजिए डिनोमिनेटर क्या बता रहा है। तो यहाँ पहले ये चीज की, ये 70 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 70 किलोमीटर का क्या है? लाइन है, डिस्टेंस है कोई 70 किलोमीटर का। अब यहाँ पे लिखा है 14, तो 14 हमारा हम किसके लिए नंबर है? इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो हम किसके लिए यूज कर रहे थे? अप के लिए और या फिर डाउन के लिए? बता दीजिए। तो ये हम यूज कर रहे थे डाउन के लिए, तो वही चीज लिख लीजिए, सीरियल नंबर ऑफ अ मास्ट ऑफ 70 किलोमीटर पोस्ट ऑफ अ डाउन लाइन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर? इसका करेक्ट आंसर था अप लाइन, इसका हो जाएगा डाउन लाइन। यहाँ ऑड नंबर है, यहाँ इवन नंबर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, द नंबर प्लेट ऑफ OHE स्ट्रक्चर फॉर लूप एंड साइडिंग लाइन विल बी सच दैट। लूप्स रहे या लूपिंग रहे या साइडिंग रहेगा, ठीक ना, उसके लिए जो OHE स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो उस पे हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो किस प्रकार से करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका रहेगा 75/1001, 75/1003, 75/1005, कुछ इस प्रकार से सीक्वेंसिंग किया रहेगा। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? किलोमीटर, मतलब जितना डिस्टेंस है लाइन का वो हो जाएगा, और ये 1001 मतलब नंबर ऑफ मास्ट होगा, या OHE स्ट्रक्चर कह लीजिए। समझ में आया? तो यही था आपका कुछ सवाल था जो कि एसी ट्रैक्शन सिस्टम से जुड़ा हुआ था। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन मैं आप जो है बार बार रिपीट करके हमसे पूछते रहेंगे। आपको जो वीडियो मतलब लेक्चर कह लीजिए या सेशन में प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो आप एक बार एटलीस्ट उसको देख लीजिए। आपको लिखना है तो आप लिखिए, नहीं लिखना है तो आपकी इच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप एक बार उसको देखिएगा। अगर आप देख लेते हैं ना, तो डेफिनेटली मैं ऐसा कहता हूँ कि फिर जो सवाल आप बार बार पूछते हैं ना, वो सवाल आपको बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर ना? तो आप एक बार वीडियो को टाइम निकाल के देखिए, और जो भी ऑब्जेक्टिव होगा ना, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको ऐसा कि आप बहुत सारा, नहीं कहेंगे कि 100% ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, लेकिन बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप बस वीडियो को देखते हुए कर सकते हैं इसको। उम्मीद है ऐसा कह लीजिए, होप्सो कि ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं आपका। एग्जाम में जो पूछा जाएगा ना, वो ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा। जो 20 ऑब्जेक्टिव पूछे जाता है ना, इसमें मैं 80% ऑब्जेक्टिव जो होगा यहाँ से मैं आपको कवर कर दूंगा। 80% ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, है ना। मोस्ट प्रोबेबल है कि आप 20 में से 20 आंसर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से होगा, बशर्ते आपको क्या है, टाइम निकाल करके आपको ये मतलब लेक्चर है या जो वीडियो सेशन है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, होप सो आप देख लेंगे एग्जैक्टली। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और नया टॉपिक होगा, जिस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ ऑब्जेक्टिव होगा उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।